Hello student, today myself Alka Dingra is going to explain you chapter Force and Law of Motion part 2. In first video I have described you momentum of body, but before we going to the second law of motion I have to explain again momentum of our body. According to the Newton's first law of motion हमें मालूम था क्या होता है when an unbalanced external force acts on the object is velocity change, that is the object gets an acceleration. अब हमने ये पढ़ लिया था, लेकिन अब हमें we would now like to study how the acceleration of an object depends on the force applied to it and how we measure a force. लेकिन अब हमें ये पढ़ना ज़रूरी है कि acceleration of an object कैसे डिपेंड करता है फोर्स पे जब हम उसे अप्लाइड करते हैं और how we measure a force. अब इसलिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, रिकाउंट सम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम आवर डेली लाइफ. ड्यूरिंग द गेम ऑफ टेबल टेनिस इफ़ द बॉल हिट्स अ प्लेयर इट डज़ नॉट हर्ट हिम. क्या होता है, जब टेनिस प्लेयर कोई गेम खेल रहा होता है तो जब वो बॉल को हिट करता है तो वो उसे हार्म नहीं करती है. लेकिन दूसरी साइड क्या हो कि जब फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल होती है हिट द स्पेक्टर तो उसको क्या करती है, वो हर्ट कर देती है. इसी तरह से ट्रक जो होता है वो डज़ नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन व्हेन पार्क अलोंग अ राइट साइड, बट जैसे ही मूव करता है ट्रक इवन ए स्पीड एज लो एज 5 मीटर पर सेकेंड और मे बी अनदर, तो वो क्या करता है, वो पर्सन को किल कर देता है अगर वो उसके रास्ते में खड़ा हुआ होता है. इसी तरह से जो स्मॉल मास होती है सच एज बुलेट में किल अ पर्सन व्हेन फायर्ड फ्रॉम अ गन. तो ये ऑब्जर्वेशन जितने भी होते हैं हमें ये सजेस्ट करते हैं कि जो इम्पैक्ट प्रोड्यूस होता है बाय द ऑब्जेक्ट्स किस पे डिपेंड करता है, ऑन डिपेंड ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी, उसके मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. इसी तरह से जब ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेटेड होना चलता है तो हमें मालूम है कि उसको ग्रेटर फोर्स चाहिए होता है, किसके लिए, टू गिव अ ग्रेटर वेलोसिटी. अगर दूसरे शब्दों में बोलें तो हम कहते हैं देयर अपीयर्स टू एक्सेट सम क्वांटिटी ऑफ इम्पॉर्टेंट दैट कंबाइन द ऑब्जेक्ट मास एंड इन इट्स वेलोसिटी. तो इसी तरह से एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम, जिसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, न्यूटन को. तो हम उसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं मोमेंटम को, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी. दैट इज़ मोमेंटम को हम किससे डिनोटेड करते हैं बेटा, पी से, और मास को किससे डिनोटेड करते हैं, एम से, और वेलोसिटी को किससे डिनोटेड करते हैं, बी से. तो जो मास होता है वो क्या होता है, P इज़ इक्वल टू एम बी. आपको मालूम है मोमेंटम में क्या होता है, हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. इसकी डायरेक्शन इज़ द सेम एज दैट ऑफ इट्स वेलोसिटी v. इसकी डायरेक्शन कैसे सेम रहती है, जिसकी वेलोसिटी होती है. जो ऐसा यूनिट होता है मोमेंटम का वो क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. आपको मालूम है कि जो फोर्स होता है ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ चेंज ऑफ मोमेंटम्स. अब जैसे हम आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, लेट अस कंसिडर अ सिचुएशन जिसमें क्या होता है, कार है, उसकी बैटरी क्या है, डेड है. अगर हम उसे पुश कर रहे हैं अलोंग अ स्ट्रेट रॉड टू गिव इट ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ 1 मीटर सेकेंड, बट इट इज़ विच इज़ सफिशियंट टू स्टार्ट इट्स इंजन. अगर एक और दो पर्सन उसको पुश कर रहे हैं तो जो उसके ऊपर अप्लाई होगा फोर्स वो कौन सा होगा, अनबैलेंस. इट हार्डली स्टार्ट्स. लेकिन क्या होगा अगर हम उसको कंटिन्यूसली पुश कर रहे हैं सम टाइम तक, तो रिजल्ट क्या होता है, ग्रेजुअल एक्रेशन ऑफ द कार टू दिस स्पीड. इसका मतलब ये हो जाता है द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द कार इज़ नॉट ओनली डिटरमाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बट ऑल्सो बाय द टाइम ड्यूरिंग विच द फोर्स इज एक्सर्टेड. समझ में आ रहा है ना. तो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि फोर्स नेसेसरी है टू चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो किस पे डिपेंड करता है, ऑन द टाइम रेट एट विच द मोमेंटम इज चेंज. तो जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है वो क्या स्टेट करता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अभी मैंने आपको बताया था जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. क्या होता है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ऑब्जेक्ट के अंदर वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, अप्लाइड फोर्स किस में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स में.
अब इसका जो मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन होता है सेकेंड लॉ का, वो कैसे होता है? जैसे हमने माना सपोज ऑब्जेक्ट ऑफ मास का m है, वो किससे वो मूव कर रहा है अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद अ इनिशियल वेलोसिटी u। जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? u है। और वो एकदम क्या होता है, उसके अंदर यूनिफॉर्मली एक्लेरेशन हो रहा है वेलोसिटी के अंदर, तो वो क्या हो गया? v हो गया। और उसका जो टाइम है वो क्या हो गया? t हो गया। तो बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, तो कांस्टेंट फोर्स क्या हो गया? f थ्रू आउट द टाइम। जो इनिशियल ऑफ जो फाइनल मोमेंटम एंड ऑब्जेक्ट होगा वो क्या हो गया? p1 इज इक्वल टू एम यू एंड p2 इज इक्वल टू एम बी रिस्पेक्टिवली। तो जो चेंज इन मोमेंटम हुआ वो क्या हुआ? p2 माइनस p1। p2 p1 मतलब क्या हो गया? p2 इज मीन्स what is that? Final momentum and p1 is initial momentum। आपको मालूम है हमेशा momentum is equal to क्या होता है? mass into velocity। तो p2 क्या हो गया? mv, और जो p1 क्या हो गया? माइनस p mu। mu means initial velocity। तो इज इक्वल टू, अब ये डायरेक्टली क्या हो रहे हैं? प्रोपोर्शनल हो रहे हैं। तो द चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू p2 माइनस p1, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू mb माइनस mv u, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m इंटू v माइनस u। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसको हो गया? m इंटू ब्रैकेट में ले लेंगे v माइनस यू अपॉन t। अब लेकिन उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? फोर्स भी अप्लाइड कर रहे हैं। तो f इज इक्वल टू क्या हो गया? m इंटू v माइनस यू अपॉन टी। अब f इज इक्वल टू हम हमेशा किस में करते हैं? किलोमीटर या किसी में भी, तो या मीटर या किलोमीटर इंटू v माइनस यू अपॉन टी। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के एम ए। क्या हो जाएगा? के एम ए को हमने कैसे ले लिया? v माइनस यू अपॉन टी हमेशा क्या होता है? एक्लेरेशन होता है। क्या होता है? एक्लेरेशन होता है। इसीलिए जब हमने f इज इक्वल टू के एम ए किया तो a का मतलब हो गया v माइनस यू अपॉन टी हो गया, विच इज़ द रेट द चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो जो क्वांटिटी के होती है हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है। जो ऐसा यूनिट ऑफ मास एंड एक्लेरेशन होता है वो क्या होता है? किलोग्राम और मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टली होता है। तो ये यूनिट ऑफ जो फोर्स का होता है, या तो हम उसे कैसे चूज़ कर लेते हैं? द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट केस बिकम 1 फॉर दिस। तो हम इसको जो यूनिट ऑफ फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट दैट प्रोड्यूस एन एक्लेरेशन ऑफ 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg मास, दैट इज़ अ 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू k इंटू 1 kg इंटू 1 ms स्क्वायर। दस द वैल्यू ऑफ k बिकम्स 1, है ना? f इज इक्वल टू एम ए। तो ये यूनिट ऑफ फोर्स होता है हमेशा क्या होता है? किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन, विच हैज़ द सिंबल एन। तो जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है वो हमें क्या देता है? मेथड टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एज अ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स मास एंड एक्लेरेशन। समझ में आ रहा है ना सबको मेरी बात? जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है ऑफन हम इसको एक्शन इसके एवरीडे लाइफ में नोट करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हमेशा हम किस में सीन करते हैं? एक्शन इन आवर डेली लाइफ। जैसे एग्जांपल बता रही हूँ मैं, कभी आपने नोटिस किया कि वाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, जो फील्डर होता है इन द ग्राउंड ग्रेजुअली पुल हिज हैंड्स बैकवर्ड्स विद द मूविंग बॉल। तो इसमें क्या होता है कि जो फील्डर होता है वो इंक्रीज़ करता है द टाइम ड्यूरिंग क्या होता है विच द हाई वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉल डिक्रीज इज टू द जीरो। तो जो एक्लेरेशन ऑफ द बॉल इज होता है जब डिक्रीज हो जाती है तो जो इम्पैक्ट ऑफ कैचिंग द फास्ट मूविंग बॉल होता है वो क्या हो जाता है? वो ऑल्सो रिड्यूस्ड हो जाता है। अगर बॉल क्या हो? स्टॉप्ड हो जाए सडनली, देन इट्स हाई वेलोसिटी डिक्रीजेज टू जीरो इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो क्या होता है? जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल होता है वो क्या होता है? लार्ज होता है। तो जो लार्ज फोर्स वुड हैव टू बी अप्लाइड फॉर होल्डिंग द कैच, तो इसीलिए दे में हर्ट द पाम ऑफ द फील्डर। वो उसके फील्डर के हाथ को क्या कर सकता है? हर्ट कर सकता है। इसी तरह से इन अ हाई जंप एथलेटिक इवेंट क्या होता है? एथलीट्स मेट्स आर टू फॉल आइदर ऑन अ कुशन बैट और ऑन अ सैंड बैट। इसी तरह से एक एग्जांपल और बता रही हूँ मैं। हाई जंप जो एथलीट इवेंट होते हैं तो उसमें एथलीट क्या करता है? वो या तो फॉल करता है आइदर ऑन अ कुशन बेड और ऑन अ सैंड बेड। क्यों करता है? बिकॉज इट इज़ टू इंक्रीज द टाइम ऑफ द एथलीट्स फॉल टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग द जंप। तो ये क्या डिक्रीज कर देता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड हैंस द फोर्स।
जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है कैन बी मैथमेटिकली स्टेटेड फ्रॉम द मैथमेटिकली एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जैसे एक इक्वेशन बता रहे थे हमें मालूम था सेकेंड लॉ में, मैंने आपको क्या बताया था, F इज़ इक्वल टू एम ए, और या ये बताया था F इज़ इक्वल टू एम ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन टी, या और F T इज़ इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। तो दैट इज़ जब वैन F इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, v इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा u फॉर वॉट एवर टाइम t इज़ टेकन। तो इसका मतलब ये हो जाता है जो ऑब्जेक्ट होता है विल कंटिन्यू मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u थ्रू आउट द टाइम। इफ़ u इज़ 0 देन v will be also 0, देन दैट इज़ द ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट। जिसका मैं इसमें आपको क्लिपिंग में शो कर रही हूँ कि जो फर्स्ट लॉ हो जाता है वो क्या हो जाता है, F इज़ इक्वल टू 0 और डी वी अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू 0। हम जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जो मैं आपको इसमें शो कर रही हूँ, विच वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स एक्लेरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड और अ 4 kg मास एट अ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन कैसे है, जैसे हमें इक्वेशन मालूम था कि वी हैव अ F इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे जो M1 है वो क्या है 2 kg है, A1 कितना है 5 m स्क्वायर, और M2 कितना है 4 kg, और A2 कितना है 2 m स्क्वायर। तो F1 कितना हो गया M1 A1 इज इक्वल टू 2 kg इंटू 5 मीटर पर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और F2 क्या हो गया M2 A2 इज इक्वल टू 4 kg इंटू 2 मीटर स्क्वायर दैट इज़ 8 न्यूटन। आपको मालूम है जो F1 है वो किससे ग्रेटर है, F2 से है। तो जो एक्लेरेटिंग या 2 kg ऑफ मास एट 5 min वोल्ट रिक्वायर है ग्रेट फोर्स। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं जिनको आपको क्या करना है, देखना है और उनको सॉल्व करना है। अब हम आते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशंस, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो फर्स्ट 2 लॉ ऑफ मोशन थे वो हमें क्या बताते थे कि जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या चेंज करते हैं, द मोशन, और प्रोवाइड अस विद अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग अ फोर्स। जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या स्टेट्स करता है कि when one object act a force on another object, the second object intentionally exert a force back on the first। जो ये दोनों फोर्स होते हैं आपस में क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो जो ये फोर्स एक्ट करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे और नेवर होते हैं सेम ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं थर्ड लॉ। इट्स मीन्स क्या होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़। अब ये प्रूव करने के लिए कि टू एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, हमने क्या किया, 2 स्प्रिंग बैलेंस ली ए एंड बी, उसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ, एक दूसरे के साथ। अब हमने स्प्रिंग को कहाँ पे कर दिया, फिक्स द स्प्रिंग बैलेंस बी टू आर राइट सपोर्ट, और व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड बाय पुलिंग द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस ए, बोथ द स्प्रिंग बैलेंसेस सोर्स द सेम रीडिंग। ये तो इससे हमें ये पता चला कि जो फोर्स एग्जर्टेड हो रहा है बाय द स्प्रिंग बैलेंस ए ऑन द बी इज इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फोर्स एग्जर्टेड बाय स्प्रिंग बैलेंस बी ऑन ए। जो फोर्स एग्जर्टेड हो रहा है स्प्रिंग बैलेंस ए और बी पे वो क्या है, एक्शन है, और जो फोर्स एग्जर्टेड बाय स्प्रिंग बैलेंस हो रहा है बी से ऑन ए पे वो क्या है, उसका रिएक्शन है। अब जैसे एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम थर्ड लॉ का कि जब वन गन इज़ फायर्ड तो वो एग्जर्ट करता है फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट। तो जो बुलेट एग्जर्ट करती है इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑन द गन, तो दिस रिजल्ट इन द रिकॉल ऑफ द गन। जो गन हैज़ अ मच ग्रेटर मास दैन द बुलेट, जो एक्लेरेशन ऑफ द गन होता है इसका किससे लेस होता है दैन द एक्लेरेशन ऑफ द बुलेट। तो जो थर्ड ऑफ फ्लैशन होता है ये भी इसी से हम लोग क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं क्या कि जब व्हेन बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम द गन तो जो फोर्स होता है सेंडिंग द बुलेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू द फोर्स sending the gun backward, but due to the high mass of the gun it moves only a little distance backward and gives a backward jerk or kick to the shoulder। और उसके बाद क्या होता है, जो गन से बुलेट होती है वो क्या होती है, बाहर निकलती है। यानी कि जो बुलेट गन से बाहर निकल रही है वो तो क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, और जब गन क्या कर रही है, बुलेट को बाहर निकाल रही है तो वो ऑपोजिट क्या हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है। एक एग्ज़ाम्पल हम और ले रहे हैं कि क्या है, जब सेलर जंप आउट करता है रोइंग बोट से तो वो सेलर क्या करता है, जंप करता है किस पे,
फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो जो फोर्स होता है वो उसको बोट को क्या करता है, मूव इट्स बैकवर्ड, यानी कि जब होता है सेलर जंप आउट अ बोट, तो ही एग्जैक्ट अ बैकवर्ड फोर्स ऑफ द बोट, दैट इज एक्शन। और जो बोट एग्जैक्ट करता है क्या, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द सेलर, दैट इज अ रिएक्शन। और इस तरह से सेलर्स क्या करता है, जंप करता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऑफ किसके, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। जैसे एक और बता रही हूँ कि जब हम एयर बैलून में फिल करते हैं तो वो क्या हो जाती है, रिलीज्ड है। जब हम एयर जो हमारे बलून में फिल्ड है उसको हमें रिलीज़ करनी है, तो जो फोर्स ऑफ द एयर होता है, जो कमिंग आउट ऑफ द बैलून होता है, वो क्या होता है, एक तरह से एक्शन होता है। वो क्या करता है, एग्जैक्ट करता है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स किसके ऊपर, बलून के ऊपर, जो क्या होता है, रिएक्शन होता है, और इस तरह से वो मूव अपवर्ड्स हो जाता है। इसी तरह से जब हम रॉकेट को फायर करते हैं तो जो फोर्स होता है बर्निंग गैसेस का कमिंग आउट, वो क्या हो जाता है, एक्शन हो जाता है। वो क्या करता है, एग्जिट करता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द रॉकेट, जो कि क्या हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है, और वो क्या होता है, इट मूव्स अपवर्ड। तो जितने भी ये एग्जाम्पल्स हैं थर्ड लॉ के, वो क्या बोलते हैं कि दैट एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल रिएक्शन। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो क्या होता है, आप समझिए। सपोज़ क्या है, टू ऑब्जेक्ट्स हैं या टू बॉल्स हैं, ए एंड बी, और उनका मास क्या है, एम ए एंड बी ए, एम बी, और वो क्या कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट अ डिफरेंट वेलोसिटी, जो क्या होगा, यू ए एंड यू बी रिस्पेक्टिवली। अब क्या हुआ, एंड देयर आर नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन देम, उनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। लेट, अब हम क्या मान रहे हैं कि जो u है वो ग्रेटर है किससे, यू बी से, और जो आपस में जो दो बॉल हैं वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे से कोलाइड यानी कि टकरा रही हैं, जैसे हम आपको डायग्राम में शो कर रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है, जो ड्यूरिंग कॉलिजेशन होता है विच लास्ट फॉर एट टाइम t, वो t में ख़त्म हो जाता है, तो बॉल क्या करता है, a एग्जैक्ट करता है फोर्स ए बी ऑन बॉल b, एंड द बॉल b एग्जैक्ट अ फोर्स FAA on ball A. Suppose BA and B are the velocity of the two balls A and B after the collision respectively. समझ में आ रहा है। तो अब इससे इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, जो मोमेंटम यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफ बॉल ए का बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन क्या हो गया, एम ए यू ए एंड एम ए यू ए रिस्पेक्टिवली। समझ में आ रहा है ना। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया वो जो क्या था, या ये समझ लो जो फोर्स था वो क्या था, ए यू एक्शन हो गया, तो ड्यूरिंग द कॉलिजन विल बी क्या हो गया, एम ए क्या हो गया, इन द ब्रैकेट यू ए सॉरी वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। इसी तरह से रेट ऑफ जो चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी का क्या हो गया, एम ए इज इक्वल टू बी टू माइनस यू टी अपॉन टी। अकॉर्डिंग टू द थर्ड ऑफ लोशन क्या हो जाएगा, जो फोर्स होता है ए बी एग्जेक्टेड बाय ए और बॉल बी एक्शन, और एंड द फोर्स एफ बी ए एग्जेक्ट by the ball B on ball A, that is a reaction must be equal and opposite to each other, यानी कि therefore क्या हो गया, F कैपिटल A B is equal to F B A माइनस F A। तो और हम क्या लिख सकते हैं इसको, M A ब्रैकेट में बी ए माइनस यू ए ब्रैकेट अपॉन टी, और एम बी इज इक्वल टू बी वी माइनस यू वी अपॉन टी। तो इस तरह से हमें ये क्या दे देगा, एम ए यू ए प्लस एम ए यू ए इज इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम ए यू ए। जितने भी ये सेंस क्या होता है, एम ए यू ए प्लस ये क्या है, टोटल मूवमेंट ऑफ द टू बॉल्स है ए एंड बी बिफोर द कॉलिजन, और एंड एम ए कैपिटल जो हम लिख रहे हैं ए बी ए प्लस एम ए प्लस यू, ये क्या हो गया, टोटल मूवमेंट आफ्टर द कॉलिजन। तो इस तरह से हमने ये ऑब्जर्व किया, जो टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स हैं वो रिमेन्स रहते हैं अनचेंज्ड और कंजर्व प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्स। इसका क्या हुआ, मतलब कि जो रिजल्ट निकला दिस आइडियल ऑक्सीजन का, वो क्या है कि सम ऑफ जो मोमेंटम है जो दो ऑब्जेक्ट का बिफोर कॉलिजन, वो किसके इक्वल है, सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर द कॉलिजन, प्रोवाइड देयर इज़ अ नो एक्सटर्नल
अनबैलेंस फॉर एक्टिंग ऑन दैट। दिस इज़ द नो, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझ में आ रहा है? तो ये स्टेटमेंट ऑल्टरनेटली भी गिवन किससे होता है कि टोटल मोमेंटम जो टू ऑब्जेक्ट का होता है वो अनचेंज और कंजर्व रहता है किससे, बाय द कोलिजन से। इस क्लिपिंग में मैं आपको पूरा क्लियर कर रही हूँ कि कैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम को सॉल्व किया है, तो आप इसे बहुत ध्यान से देखें और समझें। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट। आपको मालूम है जो रॉकेट वर्क करता है वो किस पर प्रिंसिपल पे करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, और जो जेट एयरप्लेन है वो भी किस पे वर्क करता है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको शो कर रही हूँ कि क्या है, उसमें जो मास ऑफ राइफल है वो 4 kg है, मास ऑफ बुलेट क्या है 50 ग्राम, या उसको हम kg में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 0.05 kg आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है 35 मीटर पर सेकेंड। अब हमें रिकॉल वेलोसिटी निकालनी है राइफल की। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट क्या हो गया, मोमेंटम ऑफ राइफल इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट, यानी कि m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, 4 kg इंटू v1 और इज इक्वल टू 0.05 इंटू 35 मीटर पर सेकेंड। तो v1 इज इक्वल टू 0.05 इंटू 35 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1.75 अपॉन 4। v1 इज इक्वल टू 0.4375 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो रिकॉल वेलोसिटी ऑफ राइफल की है वो क्या हो गई 0.4375 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक्स में दिए हुए हैं जिसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और उनको समझना है और उनको अपनी कॉपी में करना है। थैंक यू। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर। जितने भी न्यूमेरिकल्स या उसमें दिए हुए हैं बेटा उनको सॉल्व करिए, और वैसे हम उनको ऑनलाइन क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे।